सबसे बड़ा पत्रकार संगठन है जिसके लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा राज्यों में संगठन है और 26,000 जिसके सदस्य हैं। और सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का, अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी लंबे समय से हम ही सिर्फ मांग कर रहे थे कि पत्रकारों की पेंशन, जो समान पेंशन, उसको बढ़ाया जाए, और उसको बढ़ा के 10,000 से 15,000 करने का काम किया। साथियों, जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग थी उसी दिन सुबह विदेश से आए थे दुष्यंत जी, और वो दिल्ली से चंडीगढ़ आए, आते 2 मीटिंगों में चले गए। हमने इस कार्यक्रम का जो इन्विटेशन कार्ड था उनको देने के लिए जाना था। पहले हम ऑफिस में रहे, पता चला कि सीएम साहब के यहाँ मीटिंग है, वहाँ से वो कोठी चले गए। तो हमें उनके साथ बैठने का, बात करने का मौका मिला। तो हमने उनसे आग्रह किया, जी आज एजेंडा तो हमारा आ रहा है, लेकिन 10 से 11 करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप कृपा करके इसे 15 या 20,000 करवाने का काम करें, क्योंकि कैबिनेट में तो आज एजेंडा आना है। क्योंकि राजस्थान ने 15 कर दिया है, पंजाब ने 12.5 कर दिया, मध्य प्रदेश ने 20,000 की घोषणा की है, और हम भी लगातार, क्योंकि 2017 में पेंशन शुरू हुई थी, 2023 तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, और हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इसे मजबूती से हमारा ये जो 15,000 करवाने का काम किया। जोरदार तालियों से साथियों उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। 15,000 का है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। हमारी एक बड़ी मुख्य मांग थी, ये जो डिजिटल मीडिया के साथी थे, इनको किसी समारोह में नहीं जाने दिया जाता था, इनको विज्ञापन नहीं मिलते थे, इनको मान सम्मान नहीं मिलता था, इनको जो बाकी पत्रकारों वाली सुविधाएं नहीं मिलती थी। हम लगातार ये कह रहे थे कि सरकार, आज के दिन सच्चाई है कि पहले प्रिंट मीडिया होता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और अब सोशल मीडिया, या जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह दो, डिजिटल मीडिया कह दो, वेब मीडिया कह दो, वो आ गया। और ये समय की सच्चाई है, जितने भी अखबार हैं, जितने भी बड़े दूसरे ग्रुप हैं, सभी ने अपने अपने अखबारों ने भी दूसरे अपने सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, वेब मीडिया के, और वो लगातार पॉपुलर हो रहे हैं। चाहे वो सरसा से हो, चाहे गुड़गांव से हो, चाहे चंडीगढ़ से हो, चाहे जितने भी बड़े अखबार हैं, चाहे छोटे अखबार हैं, सबके हैं और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। तो हमारी मांग थी कि उनको विज्ञापन दिया जाए, ताकि वो मजबूती से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकें, सर्वाइव कर सकें और बेहतर काम कर सकें। तो इन्होंने उस पॉलिसी को बनवाने का काम किया। इस पूरी हरियाणा सरकार का, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का, सारे कैबिनेट का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, हम ये भी कहते हैं कि इन पत्रकारों को, जो सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के, उनको सरकार बाकी पत्रकारों की तरह मान्यता भी प्रदान करे, और जो बाकी सुविधाएं बाकी पत्रकारों को मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं इन पत्रकारों को भी दी जाए। साथियों, जैसे पहले बलवंत जी ने बताया कि हमारी एक और मांग थी, काफ़ी समय से चली आ रही है, और वो उसकी सरकार ने घोषणा भी कई बार की है कि हम जल्दी ही कर्मचारियों और अधिकारियों की तरह जो उन पे लागू होती है उसी तरह की मेडिकल सुविधा वाले कैशलेस कार्ड देंगे, हेल्थ कार्ड देंगे। तो अभी तक बन के मिले नहीं है। सरकार उस पर अनाउंस कर चुकी है, फाइल भी कई बार मूव हुई है, और अभी एक बता रहे हैं कि जल्दी होने वाली है। हमारा यही आग्रह है कि जल्दी वो हेल्थ वाले कार्ड करवाए जाए, इशू करवाए जाएँ, और उसमें सभी पत्रकार, चाहे वो मान्यता प्राप्त है चाहे गैर मान्यता प्राप्त है, सभी पत्रकारों को उसमें शामिल किया जाए, ताकि सभी को वो सुविधाएं मिल सकें। और साथियों, ये जो पेंशन वाली स्कीम है, इसमें भी हमने सरकार से आग्रह किया था कि इसमें मान्यता और गैर मान्यता वाले सभी पत्रकारों को, इसमें जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको शामिल किया जाए, और ये जो पेंशन के लिए उम्र है 60 साल वाली, इसको भी कम किया जाए, ताकि ज़्यादा पत्रकार उससे लाभान्वित हो सके। साथियों, एक और हमारी मांग थी कि जैसे हमारे यहाँ पंजाब केसरी के पत्रकार सांगी जी थे, वो एक लाइलाज बीमारी, कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो 60 साल पूरे नहीं करते थे। अगर 60 साल पूरे करते तो उनको भी पेंशन लग जाती है, उनके बाद उनकी वाइफ को भी मिल जाती, लेकिन इस कंडीशन पे वो रह गई कि वो 60 साल पूरे नहीं थे। हमारी एक ये मांग है कि अगर किसी की दुर्घटना में पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी की लाइलाज बीमारी से हो जाती है, कैंसर से हो जाती है, किसी और बीमारी से हो जाती है, अगर वो 60 साल उम्र नहीं भी पूरी करता, तो भी सरकार उसको, जो पत्रकारों के लिए 15,000 पेंशन है, वो 15,000 पेंशन उसके परिवार को तुरंत जारी कर दी जाए, और लमसम 10 लाख रुपए उसके परिवार को तुरंत आर्थिक मदद कर दिए जाए। साथियों, एक हमारी थी कि हरियाणा में जो जेजेपी का घोषणा पत्र था, उसमें भी एक वायदा था कि हम पत्रकारों को आवास के लिए ये एक लागू करेंगे, नीति लागू करेंगे, उनको आवास की योजनाओं का लाभ देंगे। तो हमारी मांग है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड की जो भी कॉलोनियाँ बनती हैं, उसमें कुछ निश्चित %
पत्रकारों के लिए प्लाट रिजर्व कर दिए जाएं ताकि उनके लिए पत्रकार अप्लाई करें और वो उनको पत्रकार मिल सके। और उसके अलावा हाउसिंग बोर्ड की के साथ साथ हुडा के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना के पत्रकार अगर अपने फ्लैट अपने बनाना चाहते हैं तो पत्रकार मेंबर बन सके और उनको जो मार्केट रेट या उसके हुडा के रेट पे नहीं बल्कि जो डीसी का जो होता है उस रेट पे जो है कलेक्टर रेट पे ज़मीन दी जाए सस्ती से सस्ती, और उसका आधा ब्याज भी सरकार उठाए जो उसके बैंक के लोन का, ताकि पत्रकार अपना आवाज़ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सके। साथियों, एक हमारा ये काफ़ी समय से चली आ रही है कि जो टोल प्लाजा पे पत्रकारों को दिक्कत आती है कि वो जो टोल फ्री किया जाए पत्रकारों की, जितने भी पत्रकार हैं उन सबको टोल प्लाजा पे फ्री किया जाए। साथियों, एक पत्रकारों की एक्रीडेशन में दिक्कत ये आती है कि कई अखबारों के संपादक या जो एडिटर हैं या मालिक हैं वो उसके फार्म पे मोहर नहीं लगाते, लेटर नहीं बना के देते, तो वो हो नहीं पाता। हमारा सरकार से एक आग्रह था, जैसे पंजाब ने कर रखा है कि एक्रीडेशन के साथ साथ एक रिकॉग्निशन की कर रखी है कि वो डीपीआरओ को पावर दे दी जाए, उसके ज़िले में जिस पत्रकारों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाता है, जिसको वो खबरें भेजता है, जिसको प्रोग्राम में अटेंड करवाने साथ लेके जाता है, जिसमें लगातार खबरें छपती हैं, अगर वो एडिटर ना भी मोहर लगाए तो एक्रीडेशन की बजाय उसे रिकॉग्निशन कार्ड जारी कर दिए जाए और वो सारी सुविधाएं उन पत्रकारों को भी मिल जाए जो बाकियों को मिलती है, ताकि वो बार बार उसको ये परेशानी ना हो कि मेरा एक्रीडेशन नहीं हुआ। साथियों, इसके साथ ही जो किलोमीटर वाली स्कीम लगाई हुई है 4000 किलोमीटर के पत्रकार की एक साल में जो ट्रैवलिंग की, आजकल तो वैसे ज़्यादा पत्रकार करते नहीं, सबकी अपनी गाड़ियाँ हैं, लेकिन अगर पत्रकार को करता है तो उसकी ये सीमा हटा दी जाए और उसको जितना भी उस सफ़र की ज़रूरत पड़े बस पे वो कर सके। साथियों, इसके साथ साथ एक और भी था जो कार्तिक जी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रेलवे में पत्रकारों के लिए 50% होता था, एक हमेशा से सुविधा चली आ रही थी। कोरोना के टाइम में ये सुविधा एक बार टेम्परेरी तौर पे बंद कर दी गई थी, उसके बाद दोबारा ये सुविधा जारी नहीं हुई। पत्रकारों को जो पहले से मिल रही सुविधा थी वो सुविधा को फिर से जारी करवाया जाए, रेलवे में सहूलतें भी दी जाए। इसके साथ साथ साथियों, जो विभागीय कमेटी है जो पेंशन की जो लिए बढ़ाई जाती है पत्रकारों को पेंशन देने के लिए, उसमें पत्रकार संगठनों के और पत्रकारों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं और एक एक्रीडेशन कमेटी भी बहाल की जाए, उसमें पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं। और इसके साथ साथ जो बाकी पत्रकारों की जो पिछली मांगें चली आ रही हैं उनको भी पत्रकारों की मांगें जल्दी से जल्दी स्वीकार की जाए, और यही हमारी कुछ मांगें हैं। कुछ हमने पहले भी मांग पत्र दिया है, मैं ये दोनों मांग पत्र देने के लिए मैं विश्वल राणा जी, के संधू जी, सुनील सचदेवा जी, बलदेव जी, राजेंद्र जी को और जो हमारे और एक दो साथी हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो भी स्टेज पे आए, मांग पत्र हम इकट्ठे दे दें, ताकि असीजा जी आ जाएँ, बलराज जी, बलराम डॉक्टर जी, बलराम शर्मा जी आ जाएँ। साथियों, ठीक है, हम मांग पत्र देने जा रहे हैं, आ जाओ सर। मैं माननीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का, मंच पे विराजमान नरेश कौशल जी दैनिक ट्रिब्यून के एडिटर हैं, सतनाम सिंह जी मानक एक्स एडिटर अजीत ग्रुप, श्री के निवास रेड्डी जी का, श्री एस.एन. सिन्हा जी का, श्री बलविंदर जम्मू जी का जनरल सेक्रेटरी हैं, सारे ऑर्गेनाइजर साहिबगंज का, चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन का, बलवंत तक्षक जी जो चेयरमैन हैं, राम सिंह बराड़ जी का, सर गोयल साहब का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप सब समय निकाल के आए और आपने मुझे यहाँ बुलाने का सौभाग्य दिया। देखिए, मैं तो आपके बीच में आप ही का नुमाइंदा बन के आया हूँ, आप ही की बात करूँगा, और क्योंकि पत्रकारिता से और जर्नलिज्म से मेरा एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है। मुझे याद है जब मैं ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया था तो मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं अपने परिवार का बिजनेस संभालता या मैं कोई एक ऐसा नया काम शुरू करता जिसके अंदर मैं अपना पहचान स्थापित कर सकता था। और जब ये मौका मुझे मिला तो बहुत सी मुश्किलें दिक्कतें आईं, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारे सीनियर संपादकों के साथ काम करके, बहुत से जूनियर संपादकों के साथ काम करके, यहाँ पर मंच पे विराजमान और सभागार में बैठे लोगों के साथ, कईयों के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। और आज लगभग 16-17 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर विभिन्न आयामों के साथ काम करते हुए, चाहे वो टेलीविज़न हो, प्रिंट हो,
डिजिटल हो। तो एक अच्छा अनुभव रहा, एक बहुत ही अच्छा सीखने का मौका मिला और ऐसा सहयोग बना कि जिस इस रास्ते में, इस जर्नी में उन लोगों से मिलने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा प्रोफेशन चुना है जर्नलिज्म का, जो कि शायद पैसे के मामले में आपको बहुत कुछ नहीं देता, शायद और मटेरियल चीज़ों में बहुत कुछ नहीं देता है, लेकिन जर्नलिस्ट वही बन सकता है जो दृढ़ निश्चय से, पैशन से अपना काम करना चाहता हो, एक लगन के साथ, एक आग के साथ काम करना चाहता हो। तो सबसे पहले तो आप सब यहाँ बैठे सीनियर जूनियर सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने एक ऐसा सेल्फलेस प्रोफेशन चुना है जो कि सिर्फ मटेरियल चीज़ों की तरफ नहीं जाता है, पर समाज की सेवा, ह्यूमैनिटी की तरफ काम करता है। देखिए, मैं भाषण नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपनी जर्नी के कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करूंगा और मुझे किस तरीके से यहाँ पर आज बोलने का मौका मिला है और अपनी बातें शेयर करने का मौका मिला है। देखिए, अगर हम देखें कि अखबार जब शुरू हुआ था लगभग 400 साल पहले, उसके शुरुआत से लेकर उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टेलीविज़न आया, उसके बाद डिजिटल मीडिया आया, उसके बाद सोशल मीडिया आया। हमने उसके कई एवोल्यूशन के अंदर कई पड़ाव देखे हैं, कई तरीके से उसको बदलते हुए देखा है। और मुझे लोग काफ़ी पूछते हैं इस बारे में कि क्या जर्नलिज्म का क्या फ्यूचर है, मीडिया का क्या फ्यूचर है, क्या होगा आगे जाकर फ्यूचर। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जर्नलिज्म, मीडिया, चाहे माध्यम वही है, उसके अवतार बदलते रहते हैं, मानक वही हैं, उसके माध्यम बदलते रहते हैं। तो जो इमीडिएसी और अर्जेंसी ऑफ न्यूज़ है, उसका जो नेचर है वो उसको कभी बदलने नहीं देगा, ख़त्म नहीं होने देगा। तो जर्नलिज्म का किसी भी मैनिफेस्टेशन, चाहे वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो, चाहे वो प्रिंट जर्नलिस्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट हो, चाहे वो टेलीविज़न के जर्नलिस्ट हो, ये जर्नलिज्म कभी ख़त्म नहीं होगा, उसके माध्यम बदलते जाएंगे, नए नए तरीके से वो इवॉल्व होता रहेगा। तो इमीडिएसी एंड अर्जेंसी ऑफ न्यूज़ इज़ नॉट रिप्लेसेबल, it can come in multiple manifestations, but the nature of the product is such that it cannot be replaced. इसलिए we have a very bright future, हमारा एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। और मैं मानता हूँ कि चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे जो भी आपदाएं आई, जो भी समस्याएं हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिली, उनसे एक ही चीज़ प्रूव होती है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया जिसे हम कहते हैं, जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मीडिया है, उसके जो मानक बनाए हुए हैं, स्थापित किए गए हैं, चाहे वो फैक्ट चेकिंग के हों, चाहे वो सोर्स चेकिंग के हों, चाहे वो किस तरीके से खबर को ट्रीट करना है, किस तरीके से खबर की पुष्टि करनी है, उससे रिलेटेड हों, उसकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है। ये हमें कोरोना काल में भी देखने को मिला। शायद ऐसा पूरे, मुझे तो नहीं याद आता कि इससे पहले पिछले 400 साल के इतिहास के अंदर कब हुआ कि लगभग 100 दिन के लिए अखबार ही नहीं छपे, अखबारों का छपना ही बंद हो गया। और उसके बावजूद जब पूरी दुनिया में एक तरीके की वैश्विक महामारी थी, एक अनसर्टनिटी थी, लोगों को पता नहीं था कि किस इन्फॉर्मेशन को बिलीव करें, किस इन्फॉर्मेशन पे जाएं, किस न्यूज़ को बिलीव करें, ऐसे हालात में लोगों की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी वापस ट्रेडिशनल मीडिया पे आई और उन्होंने वही पढ़ना और समझना शुरू किया जो कि ट्रेडिशनल मीडिया ने बताया, और ना कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ और फेसबुक यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो ज्ञान अर्जित हो रहा था वो किया। देखिए, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है और टेक्नोलॉजी एक इनेबलर है। टेक्नोलॉजी हमारे को नए नए तरीके से कंटेंट लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि हम काफ़ी लोग यहाँ अखबार से हैं। जब हम पहले अखबार पढ़ा करते हैं तो हम अखबार खोलते हैं और ह्यूमन ब्रेन इज़ कन्फिगर्ड टू रीड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो हम पहले लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं, हम हेडलाइन पढ़ते हैं, हम बायलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपना माइंड मेकअप करते हैं कि हम खबर पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। और अगर खबर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद माइंड मेकअप करते हैं कि हम खबर से सहमत हैं कि असहमत हैं। आज डिजिटल का ज़माना नहीं है, आज एआई का ज़माना है। और एआई के ज़माने में सबसे बड़ी त्रुटि जो है वो ये है कि आपको उस चीज़ से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि आप पहले जब पढ़ेंगे तो आप वो स्टोरीज भी पढ़ेंगे जिससे आप अग्री करें या डिसएग्री करें।
और अपने आप भी अपना माइंड मेकअप करेंगे कि मैं डिसएग्री करता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ ये स्टोरी में क्या लिखा है। लेकिन एआई के ज़माने में जिस तरीके का कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वही कंटेंट आपके ऊपर बार बार लगातार डाला जाएगा। इसका मतलब है कि आपको उस ऑप्शन से रॉब किया जा रहा है, वो ऑप्शन आपके सामने से हटाई जा रही है। तो जो सबसे बड़ा थ्रेट है, मैं अभी हफ्ते भर पहले बॉस्टन MIT में एक टॉक के लिए गया था, जहाँ पर टॉक का कॉन्वर्सेशन म्यूट पॉइंट था कि व्हाट हैपन्स व्हेन क्वांटम कंप्यूटिंग मीट्स मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मीडिया से रिलेटेड टॉपिक था कि हाउ मीडिया को इसका इम्पैक्ट कैसे होगा। कि आप सोचिए कि जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस डेटा पॉइंट्स हैं जो आपकी मोबाइल फ़ोन द्वारा और जो जितनी भी टेक्निकल इंटीग्रेटेड स्मार्ट डिवाइसेस हैं उन द्वारा जो डेटा कलेक्ट होता है, जब वो क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ कंबाइन होता है मशीन लर्निंग के साथ, तो उसका फ्यूचर क्या होगा। उसी का एक उदाहरण है चैट GPT। आज आप चैट GPT में एक लाइन डालिए और आपका आर्टिकल निकल के आ जाता है। तो मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। मैं इसी इंडस्ट्री से आता हूँ, मैं दिक्कतें समस्याएं भी समझता हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा थ्रेट जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म को हो रहा है आने वाले समय में, वो थ्रेट आपको ऐसी व्यवस्था परिवर्तन से है, ना कि व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल चीज़ों से। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने आप को, अपने स्किल सेट को अपस्किल कर सकें ताकि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जब अखबार आए, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, तो सब में एक त्रुटि थी उस बिजनेस मॉडल के अंदर। एक था कंटेंट, एक थी रीच। कंटेंट बनाना आपका काम था, कंटेंट आप बनाते थे, बनाते हैं और अच्छा कंटेंट बनाते हैं। लेकिन अगर वो कंटेंट पहुंचे नहीं लोगों तक, तो वो कंटेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं प्रिंट के अंदर भी ऐसा ही हुआ। कितनी कॉपियां हैं, कितनी कॉपियां पहुंच सकती हैं किस फ्री सेंटर के अंदर, आपकी रीच कितनी है, उस रीच से कितना इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर कैलकुलेट होता था कि विज्ञापन कितना मिलेगा। तो एक डिमांड एंड सप्लाई का अभाव बना दिया गया, और वो डिमांड एंड सप्लाई का अभाव जो था डिसाइड करता है कि आपका अखबार नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, इम्पैक्ट कंटेंट नहीं, जबकि कंटेंट को होना चाहिए था। यही त्रुटि आपको टेलीविज़न में भी मिली कि टेलीविज़न आपका शुरू हुआ, उसके अंदर भी कंटेंट बढ़िया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अगर आपका कि सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं है, तो आपकी रीच में त्रुटि रह गई, कमी रह गई। आज एक पहली बार दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक ऐसा समय आ रहा है जहां वाकई कंटेंट विल बी किंग, जहां रीच की त्रुटि आपको नहीं सहनी पड़ेगी, रीच की कमी आपको नहीं देखनी पड़ेगी। और अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो अच्छा कंटेंट चलेगा, अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं लोग और पढ़ना चाहते हैं लोग, और उस कंटेंट की कोई कमी नहीं है। इसका सबसे बड़ी पुष्टि करते हैं जितने इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों को आज इस बात से जूझना पड़ रहा है कि 200, 400 लोगों के साथ भी रहकर वो उस कंटेंट में उतनी रीच नहीं ला पा रहे, उतने व्यूज़ नहीं ला पा रहे, जहाँ पर एक आदमी या 1.5 आदमी मिलकर वो कंटेंट जनरेट कर रहा है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है, जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है, हमें उस एवोल्यूशन का पार्ट बनना है। वो एवोल्यूशन हमारे को किसी तरीके से खतरे में नहीं डालता है, ये बात तो तय है। ये बात मैंने सबसे पहले कही थी कि द इमीडिएसी एंड अर्जेंसी ऑफ मीडिया कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो हमें कोई ऐसा खतरा नहीं है, लेकिन हमें अपने स्किल सेट को अपस्किल करना है, हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, उसका एडवांटेज लेना है ताकि हम बेटर कंटेंट क्रिएट कर सकें। और आज की डेट में इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप में, बहुत सारे यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो बड़ी ही दुर्गम परिस्थितियों में मुश्किल से अपना अखबार चलाते हैं। मुझे पता है अखबार चलाना कितना कठिन काम है आज की डेट के अंदर, लेकिन ये पैशन है, ये आप लोग भी बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इतनी मेहनत करके इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने अखबार चला रहे हैं। और लेकिन आने वाले समय के अंदर अगर हम अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करेंगे, इवॉल्व करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कुछ बातें यहाँ पे रखी गई मंच पे, जिस तरीके से रेलवेज़ की बात कही गई कि 50% कोरोना कॉल से पहले जर्नलिस्ट का था। देखिए, मैं आपके बीच में से आया हूँ, आप ही का हूँ, तो आपकी पैरोकारी तो मैं करूँगा ही करूँगा। तो इसलिए आपको तो इसमें तो निश्चय किसी भी बात का संशय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन
आज क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी बातें आपने राज्य के संदर्भ में रखी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। और जिस तरीके से उनकी सोच है वो हमेशा जर्नलिस्ट के लिए और पूरी फ्रेटर्निटी के लिए संवेदनशील रहते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आपकी सारी मांगें जायज़ हैं। मुझे तो एक भी मांग ऐसी नहीं लगी जो नाजायज़ है इसके लिए, तो ये तो होनी चाहिए। और रही बात केंद्र सरकार से बात मानने की, तो जो 2 विषय हैं टोल के और रेलवेज के, तो मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे पूरी तरीके से प्रयास करूंगा, एक राज्यसभा सांसद के तौर पर भी और एक मीडिया संचालक के तौर पर भी, कि ये दोनों चीज़ें मांगे मानी जानी चाहिए और इनको बहाल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी मेरे लिए, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, मैं यहीं से निकला हूं और एक पुरानी कहावत है इंग्लिश में, वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो मैं ये कहूँगा कि मैं पर्सनली भी, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं कभी भी कुछ कर सकूं आपके लिए, किसी के लिए भी, पूरी फ्रेटर्निटी से, तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं खुशनसीब मानूंगा अपने आप को। और जब भी कोई भी बात आपकी तरफ से आती है तो मैं पूरी तरीके से अपना, चाहे मैं अपने MP लैड फंड से करूं या किसी भी चीज़ से करूं, मैं आपके लिए हमेशा कमिटेड हूं और आप ही के बीच का हूं, तो कभी संकोच मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना समय दिया, आपने मेरी बात सुनी और मैं एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे मौका देने के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इस संगोष्ठी में हमारे बीच राज्यसभा सांसद बड़े भाई कार्तिकेय शर्मा जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्रीनिवास रेड्डी जी, पूर्व में रहे अध्यक्ष सिन्हा साहब, जम्मू साहब, बहुत ही आदरणीय नरेश कौशल जी, सतनाम सिंह मानिक जी, आपके अध्यक्ष राम सिंह बराड़ जी, बलवंत तक्षक जी, सुरेंद्र गोयल जी, सभी सम्मानित पत्रकार छायाकार साथियों, मैं पहले तो बराड़ साहब का, तक्षक जी का आभार प्रकट करूंगा कि उनने इस कार्यक्रम में आज बुलाया, जहां देश के भी और पूरे प्रदेश और चंडीगढ़ रीजन के हमारे पत्रकार जो आज वर्किंग है और जिनने प्रेस और जर्नलिज्म को आगे ले जाने का काम किया, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया इस यूनियन के माध्यम से। मैं बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ बहुत अच्छी पहल है कि इस तरह के संगोष्ठी के कार्यक्रम निरंतर आप करते रहें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको एक दूसरे से सीखने को मिलेगा, प्रांतों के प्रति भी, और आने वाले भविष्य में क्या आपके लिए स्वॉट्स होंगे। स्वॉट्स बहुत ज़रूरी है हर फील्ड के अंदर एनालाइज करने के लिए। स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें जब देखते हैं तो मुझे लगता है जो कलम की पत्रकारिता थी उससे लेके कीबोर्ड की पत्रकारिता तक बहुत बदलाव आया। और मेरे को तो इस 35 साल के मेरे जीवन में इतना बदलाव देखने को मिला है। मैं एक दिन तक्षक जी से पूछ रहा था, जब आप चौधरी देवीलाल जी के साथ पूरा देश घूमे तो बता रहे थे कि हमें फ़ोटो खींचनी पड़ती थी, फिर रील काटनी पड़ती थी, एक डब्बे में डाल के भिजवानी पड़ती थी, और वो भी 1.5 दिन 2 दिन बाद पहुंचती, फिर अगले दिन छपती। इतना बड़ा टास्क उस समय पत्रकारिता का था। और आज उसके विपरीत सबके पास स्मार्टफोन है, 1 मिनट लगता है फ़ोटो खींचो, चाहे वो फेसबुक पे डालना है, एक्स पे डालना है, अपने अखबार के, न्यूज़ चैनल के वेब पोर्टल पे डालना है। सुविधा आ गई, तकनीक आ गई है, मगर एक चैलेंज भी आ गया है कि कौन पहले। और उस कौन पहले के चैलेंज में कई बार जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है उसको भी हम भूल जाते हैं।
कि ब्रेकिंग शब्द जब से लग गया है, वो ब्रेक करने के लिए क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं, किस क्वालिटी का लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है एक पत्रकार के लिए कि वो उसका बैलेंस जरूर बना कर रखे। क्योंकि निरंतर हमने भी अखबारों में देखा है, एक दिन 2 दिन बाद न्यूज़ आती है कि हम खेद प्रकट करते हैं, ये गलत छपा, मगर किसी न किसी के जीवन में वो एक शब्दावली का जो असर पड़ता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसी तरीके से जैसे बात चल रही थी, कौशल साहब ने बताया कि अपने पुराने जीवन की कि एक स्टोरी मैंने कवर करी और फिर नोटिस आया और आया। आज एक नया ट्रेंड भी शुरू हो चुका कि हम स्टोरीज को मोल्ड भी करने लगे। वो भी बहुत रिस्की है और मुझे लगता है कि जो आपकी हरियाणा चंडीगढ़ वाली यूनियन है या राष्ट्रीय यूनियन है, इस चीज़ पे भी आपको ज़रूर विचार करना पड़ेगा। पीछे कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पर निरंतर देखा गया कि सिर्फ कवरेज या प्रायोरिटी या नंबर 1 बनने के लिए चीज़ें दर्शाई गई, दिखाई गई, ब्रेकिंग करी गई, मगर अंत में आकर उसका जो रिजल्ट था वो बिल्कुल ऑपोजिट आया। और मुझे लगता है अब कोर्ट्स ने भी मीडिया ट्रायल्स के ऊपर संज्ञान लेना शुरू किया है कि किस तरह से कदमों को मोल्ड किया जाता है और फिर रिजल्ट विपरीत आते हैं। तो मुझे लगता है इसको भी आप सबको मिलकर डील करना चाहिए कि हम जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे लिए तो सौभाग्य है, अधिकतम स्टेज पे जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं सब ने आज चौथी पीढ़ी है चौधरी देवीलाल जी की, जहाँ इनने कहीं ना कहीं उसको कवर किया है, लिखा है, उसको मॉनिटर किया है, मुलाकात हुई है। और मैं तो मानता हूँ कि मेरे को निरंतर जब जब मौका मिलता है, चाहे वो नेशनल लेवल पर लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया हो, चाहे जो हमारे डेली अखबार वाले साथी हैं जो रीजनल लेवल पर कवर करते हैं या सिटी लेवल पर करते हैं, इनसे अवसर मिले हैं पूछने के लिए। मेरे को लगता है चाहे आदराम जी हो, सोना चौधरी देवीलाल जी गए, रुके, सबसे पहले मेरे ख्याल से इनकी कलमों से वो स्टोरियाँ आई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें फील्ड से सीखने को भी मिलती है कि चौधरी देवीलाल जी का जीवन कैसा था। और मैं ये मानता हूँ कि उससे हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। एक किस्सा मानिक साहब ने बाल साहब वाला बताया, जेल वाला, मैं उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं कि अभी पिछले दिनों मेरे को चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे मिले, लोकेश जी, और चंद्रबाबू नायडू जी को आज जेल में रखा गया है और एक ऐसी चीज़ में जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन गोइंग। तो जब वो फैक्ट्स बता रहे थे, दर्शा रहे थे, तो ऐसा ही किस्सा उनने मेरे को बताया कि व्हेन माय फादर वाज सीएम ही बिल्ट अ जेल, टुडे ही इज इनसाइड। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं जेल विभाग नहीं लूँगा, ना जेल बनाऊँगा, क्योंकि आज के दिन पॉलिटिकल राइवलरीज और जिस तरह के हालात लग रहे हैं, मुझे लगता है आप वाला किस्सा कितने अरसे का होगा और आज एक किस्सा आ गया और आने वाले भविष्य में कितने ऐसे किस्से आपको लिखने को मिलेंगे, हमें सुनने को मिलेंगे, तो भगवान जानता है। मगर ऑन द लाइटर नोट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत चैलेंजेबल है। जैसे अभी कार्तिकेय जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं। एक दिन कई अधिकारी बैठे थे और बैठे बैठे मैं और सीएम साहब चर्चा कर रहे थे चैट जीपीटी, और हमने एक बार वैसे ही एक अधिकारी को कहा कि एक पत्र लिखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिसका विषय ये होना चाहिए। उस अधिकारी ने 3 लाइन लिखी और 2 पेज का एक पेपर प्रिंट आउट करके हमारे हाथ में ले दिया, और वहाँ सीनियर लेवल के जो एसीएस रैंक के ऑफिसर्स थे, हमने 2 को कॉपी दी और कहा गलती ढूंढो, तो ये जवाब आया जी हमारे से अच्छी ड्राफ्टिंग। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी ये चैलेंज रहेगा
कि ये ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग्स आ जाएंगी, ऑटोमेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे, मगर जो क्रक्स था, जो एक अपनापन था, एक सोच थी, एक पत्रकार का विजन एक खबर में डलता था, वो मिसिंग हो जाएगी। उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और कई बार देखने को मिला है कि रीसेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो आते हैं वो एक स्टैटिक न्यूज़ के तौर पे छपते हैं। जैसे हमारे ऑफिस से अगर दीपकमल धर्मपाल कोई एक न्यूज़ भेजता है, मुझे लगता है कि बहुत रेयरली ये होगा कि उसमें 2 लाइनें ऊपर नीचे करी गई होंगी या छोटा मोटा काटा पीटी करी होगी या नई शब्दावली का इस्तेमाल। सबसे ज़रूरी है, मुझे लगता है, हम भाषण देते हैं और करते हैं, एक अपनापन, एक जो टच है वो हम पत्रकारिता में मिस होता देख रहे हैं। और उसको लाना सर्वाइवल के तौर पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की कलम, आप लोगों के शब्दों का इस्तेमाल, मुझे लगता है एक रीडर के दिमाग पर बहुत बड़ा मैसेज छोड़ता है। और वो ज़रूरी है कि हम आने वाले भविष्य की जनरेशन को ट्रांसफ़र करके जाएं। जैसे अभी रेड्डी जी बोल रहे थे साउथ की बात की, किस तरह वो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर पत्रकार ने स्टोरी लिखी और उसका मर्डर हो गया। मुझे लगता है नॉर्दर्न इंडिया इज स्टिल ऑन द सेफर साइड। वी डोंट सी दीज इंसिडेंट्स। आई हैव इन माय last 10 years of active political career seen 1 or 2 incidents I think in Haryana और सिमिलर। एक हमारे शायद वो राजेश क्रांति जी थे, उन पे अटैक हुआ था, और एक दादरी के पत्रकार थे जिन पे ये आपके ओवरलोडिंग के वालों ने ट्रक चढ़ाया था। मगर ऐसे इंसिडेंट्स हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलते, मगर आपके वहाँ ये इंसिडेंट्स इसलिए भी हैं बिकॉज पत्रकारिता बोल्ड है। पत्रकारिता के अंदर वहाँ कदम उठाने वाला ये नहीं डरता कि कल मेरा अखबार बंद हो जाएगा, मेरी एक्रीडेशन चली जाएगी। वहाँ का व्यक्ति फिर भी ये सोच कर चलता है कि खबर है, खबर में सच्चाई है, उस सच्चाई को आम जनता तक पहुँचाने के लिए मुझे लिखना है, और वो लिख कर छापना। शायद कौशल साहब ने जो बात कही कि फिर सीनियर थाने में नहीं जाएगा साथ, ये डर है। या फिर हमारे बीच में से चले गए आपके हिंदुस्तान टाइम्स के साथी वो विनायक जी, वो जो कह रहे थे कि वो एडवर्टाइजमेंट वाला जो डर है। मैं मानता हूँ कि पत्रकारिता को शायद हम डे टू डे लाइफ के अंदर एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट, इसके अंदर जोड़कर बहुत रख चुके। थोड़ा सा इससे ऊपर भी उठना पड़ेगा। देयर हैज़ टू बी अ ट्रांसपेरेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड। और मुझे लगता है कि अगर हम दे पाएंगे तभी जाके, अब मुझे मास्टर्स करने का मौका मिला मास जर्नलिज्म के अंदर, और मास कम्युनिकेशन का जब मैं कोर्स पढ़ रहा था तो ये सारे किस्से किस तरह अखबार शुरू हुआ, कैसे कैसे उसमें डेवलपमेंट आई, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इनकी इंटरनेशनल यूनियंस बनी, कॉन्क्लेव्स हुई, कैसे कैसे उसमें बदलाव आए, ये सारा तो हिस्टोरिकल डाटा है। मगर आने वाला भविष्य क्या है? जब मैं डॉक्टरेट का सब्जेक्ट चुन रहा था मास कम्युनिकेशन के अंदर, मेरे से पूछा तो पहले मैंने मेरे गाइड को कहा मेरे पीएचडी करनी है मीडिया लॉ पे, क्योंकि मैंने एलएलएम भी करी हुई है और मास कम्युनिकेशन भी करी हुई है। तो मैंने कहा एक जॉइंटली मेरे लिए इजी सब्जेक्ट होगा कि मीडिया लॉ के ऊपर पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि पॉलिटिशियन को तो 2 ही लोगों से खतरा है, वकील से और पत्रकार से। मगर दोनों के बारे में सीख जाऊंगा तो सुखी रहूंगा आगे चलने में। मगर उनका सुझाव था, तो फिर मेरे गाइड का सुझाव था, कहते कि आने वाले भविष्य पे काम करो। और मैं कहा आने वाले भविष्य पे क्या करूं? तो जो टॉपिक आप सब ने इनडायरेक्टली छुआ, उन्हें कहा कि आप पॉलिटिशियन और आप इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करो। और जब मैं इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगा तो सच्ची मुझे याद है 2010 में मैंने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का फेसबुक अकाउंट खोला, और जब मेरे को डॉक्टर साहब ने पूछा कि
इससे क्या हो जाएगा। मैंने कहा जी आपकी जो खबर राम सिंह जी अखबारों में भेजते हैं वो मैं इस पर भी डालना शुरू कर दूँ। और हमने धीरे धीरे सोशल मीडिया पे पार्टी की एक्टिविटी डालनी शुरू करी। मैं अमेरिका से आया हुआ था और ये इम्पैक्ट देखना शुरू। और मैं मानता हूँ कि 2014 के चुनाव के अंदर नेशनल इलेक्शंस में जो रोल सोशल मीडिया ने प्ले किया, मुझे लगता है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी वो रोल प्ले नहीं करता। 19 के अंदर ये और ज़्यादा उभरा और मुझे नहीं पता कि 24 में क्या होगा या 29 में क्या होगा, मगर इसका इम्पैक्ट जो फ्यूचर पॉलिटिक्स पे है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और मुझे लगता है इसमें आपकी एक्टिविटी भी जो है सबकी, उसकी भी महत्वपूर्णता बढ़ेगी, मगर उसको क्वालिटेटिव मेजरमेंट करनी बहुत ज़रूरी है कि हम उसको कैसे क्वालिटी उसकी बना कर रखेंगे। मैं अभी भाटिया जी ऊपर है, जब मैं कह रहा था, मैं कही हमारा अखबार है सिरसा का कार्तिकेय जी को, जो अगले दिन की खबर पिछले दिन संध्या में पढ़ा देता है। वो बहुत इंटरेक्टिव चीज़ है। हमारी स्टेट में 3-4 शहर ही है जिसमें मल्टीपल इवनिंग न्यूज़पेपर आते हैं। मैं सांसद बन के गया, ऊपर जी शायद उस समय हिसार के प्रधान थे यूनियन के, और ये मेरे को अपने ऑफिस में ले गए और ले जाते ही दिखाया, कहते हमारे पास तो कुछ व्यवस्था नहीं। और मैंने फिर इनको, मेरे 5 लाख की ग्रांट थी जो सबसे पहली देने का काम किया था कि आप अपना प्रेस क्लब इम्प्रूव तो करो, अपने प्रेस की बैठने की व्यवस्था तो बनाओ। मैं सिरसा गया, सिरसा का हमारा प्रेस क्लब था, उसकी हमने व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था के अंदर मेरे ख्याल से आज वहाँ कंप्यूटर्स भी है, वहाँ इंटरनेट भी है, बैठने की व्यवस्था भी है। और मैं तो चाहूँगा धीरे धीरे जहाँ जहाँ आपकी यूनियन के लोग हैं वहाँ एक जगह, कई जगह मैंने देखा है किराए पे भी ले रखी है, कई जगह रोहतक में मैं पिछले दिनों जाके आया, वहाँ किराए पे उनने एक रूम ले रखा है जहाँ 4 टीवी लगा रखे, अखबार आते हैं। क्योंकि आप लोग भी अब इकट्ठा बैठना कम कर गए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो आप लोग सारे इकट्ठे बैठ जाते हो। मुझे लगता है कि ये जो वर्ग है इसका दिन में चाहे आधा घंटा एक कमरे में बैठना हो जाए तो आपको कितने अलग तरह की स्टोरीज और व्यू पॉइंट्स एक कलेक्टिव रूम में मिल जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, DPIR डिपार्टमेंट की तरफ से निरंतर हमारे जो ज़िले लेवल पर आपकी यूनियन है उनको सहयोग भी मिलता रहता है। पिछले दिनों मेरे पास बराड़ साहब जब इनविटेशन देने आए तो बातों में मैंने कहा आज तो शायद आपका एजेंडा भी आ सकता है, 10 से 11 हज़ार हो जाए। तो इन्हें बताया कि पंजाब में 12.5 है और राजस्थान में उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने कहा फिर, कहते हमारी उतनी हो जाएगी तो मुझे लगता है पत्रकारों में होगा। और कैबिनेट ने कलेक्टिव 1 मिनट में हाँ भरी और आपकी जो पेंशन थी 10,000 से हमने 15,000 करी। 4-5 इश्यूज और मेरे संज्ञान में आए हैं आज, इनको भी हम कलेक्टिव तौर पर डिस्कस कर इनके ऊपर भी, और ये जो हेल्थ कार्ड वाला है इसको तो हम प्रायोरिटी पे मैं भी टेकअप करूँगा। मेरे संज्ञान में नहीं था कि जल्द से जल्द हो जाए। जहाँ बात रेलवेज वाली थी, मैं भी अश्विनी वैष्णव जी से करूँगा, कार्तिकेय जी हमारे राज्यसभा में बैठे ही हैं। और टोल वाली बात थी, मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ हरियाणा सरकार आप पे कोई टोल नहीं लगाती, केंद्र सरकार लगाती है। और केंद्र के अंदर इसमें सहमति देनी मेरे लेवल का काम नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स है कि एक के लिए खोल दिया तो फिर जितनी यूनियन है, लेबर यूनियन हो और यूनियन हो, ये सारी सरकार के पीछे पड़ जाएगी कि उनको दे दिया हमें क्यों नहीं दिया। मगर ये इशू है, मैं तो चाहूँगा कार्तिकेय जी कभी 0 आवर में मौका मिले तो एटलीस्ट एज अ जर्नलिस्ट आपकी बात को हाउस में ज़रूर उठाएं और ये बात रखें। दूसरा, क्योंकि मैंने हमेशा प्रयास किया है कि जितनी हमारी यूनियंस हैं, जितने हमारे ऐसे संस्थान हैं, उनको आगे बढ़ाने में भी हम थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से सहयोग देते रहे। और मैं मेरी डिस्क्रिशन की जो ग्रांट है उससे 11 लाख रुपए आपकी, और मैं तो कार्तिकेय जी ने अनाउंस नहीं किया, मैं तो चाहूँगा पत्रकारिता छोड़ के
निजी कोर्स से 5 लाख रुपए कार्तिक को भी 5 लाख रुपए निजी कोर्स से दे रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि इससे आप कुछ ऐसा चंडीगढ़ या पंचकुला में बनाए, मीडिया सेंटर बनाया था। कोई मीडिया सेंटर कोई बनाए ऐसा कि जिससे एटलीस्ट ये जो आज इस कमरे में पत्रकार साथी बैठे हैं उनके पास एक ठिकाना हो जाए कि वो जब भी पंचकुला आए तो मीडिया सेंटर बनाएंगे पंचकुला, यहाँ उनको ये जगह मिले। दूसरी चीज़, जहाँ आपने बात कही हाउसिंग की, ये मेरी पीछे भी सीएम साहब से डिस्कशन हो गई थी। हमने एचएसवीपी में 20 ऐसे प्लॉट्स डेजिग्नेट कर दिए हैं जो अब आने वाले दिनों के अंदर हम अलॉट करेंगे अलग अलग वर्गों को, वकीलों को भी, पत्रकारों को भी, जजेस को भी, अधिकारियों को भी। तो उसके लिए जल्द एडवर्टाइजमेंट एचएसवीपी निकाल देगा कि आपके पास चंडीगढ़ के पंचकुला के अंदर हाउसिंग की, एक ग्रुप हाउसिंग की व्यवस्था हो जाए। और आज क्योंकि ये टॉपिक और एडिशनली आया है और पूरे हरियाणा के यहाँ पत्रकार साथी हैं, मैं ये और चेक करवा लेता हूँ कि हम अगर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कर पाए तो और अच्छा है। ग्रुप हाउसिंग के माध्यम से एक परमानेंट रिहायशी ठिकाना सभी पत्रकार साथियों का हो जाएगा। दोबारा आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और यही उम्मीद करूँगा कि आप पत्रकारिता को साफ ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने का निरंतर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।